हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 7 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट अभी तक हमने नहीं देखे तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो। उनका प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पर। हम एक क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि आपके उससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन बनता है ना तो आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओ। सीटेट के साथ साथ ये सीरीज DSSB, NVS और KVS के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीटेट पेपर 1 के साथ साथ हम लोग यहाँ पे पेपर 2 भी डिस्कस कर रहे हैं। आपके CDP के भी सेशंस ले चुकी हूँ मैं, और EVS के भी 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी आ चुकी है। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख लो। सबका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं यहाँ पे। तो अगर मेरी कोई भी नई वीडियो आती है ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोग मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था हमने। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे EVS वाला सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसका, अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019 एट सूरत फॉर नगरकोली केरला। एक पर्सन चढ़ा सूरत स्टेशन से 29 नवंबर 2019 को केरला के लिए। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 1945। जो ट्रेन है वो छूटी है 19:45 पर। रीच नगरकोली एट 11:45 और नगरकोली पहुंच गई 11:45 को ऑन 1 दिसंबर 2019 को। चले थे 29 नवंबर को और पहुंच गए 1 दिसंबर 2019 को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नगरकोली बाय द ट्रेन रूट इज नियरली 2120 किलोमीटर। सूरत और नगरकोली के जो बीच की डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 2120 किलोमीटर है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी वाज। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही होगी, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है, दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है और स्पीड हमें निकालनी है। तो हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 29 नवंबर 19:45 से लेकर 1 दिसंबर 11:45 तक कितना टाइम हो जाता है, कितना टाइम इसने कंज्यूम किया। इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि गुजरात से ट्रेन छूटी कब, 29 नवंबर को 1945 यानी कि 19:45 पे। अभी 19:45 क्यों दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ट्रेन का टाइम होता है ना वो 24 आवर का होता है। ये मैंने शायद किसी पहले वीडियो में भी बताया था एक में। तो यहाँ पे 19:45 का मतलब क्या है, देखो 12 AM के बाद इनका शुरू हो जाता है, फिर 13, 14, 15 इस तरीके से। तो यहाँ पे 19:45 का मतलब क्या है, 12 में 7 जोड़ो 19 आता है ना आपका। इसका मतलब 29 नवंबर को जो ट्रेन छूटी है ना आपकी वो शाम को छूटी है 7:45 पर, यानी कि 7:45 PM छूटी है शाम को। ओके, अब पहुंची 1 दिसंबर को 11:45 पर। हमें करना है यहाँ पे टाइम काउंट। तो 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक के लिए सबसे पहले तो काउंट करो अब 30 नवंबर का। 30 नवंबर को देखो, 30 नवंबर को ही 7:45 पे, क्योंकि 7:45 पे छूटी थी ना, तो यहाँ पे कितने घंटे हो गए, शाम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे PM की, तो कितने घंटे हो गए हमारे, 24 आवर हो गए। ओके, अभी 24 आवर हो गए, लेकिन हमें तो निकालना है 1 दिसंबर का, और वो भी 11:45 बोल रहा है तो सुबह का। अभी शाम नहीं हुई तो दोबारा से 24 घंटे ही जोड़ने की तो ज़रूरत है नहीं। अब आप 1 दिसंबर की सुबह को देखो, ये तो शाम हो गई ना, 30 नवंबर को शाम हो गई, और नवंबर क्या होता है, 30 का ही महीना होता है। अब बात आती है 1 दिसंबर की, सुबह के 7:45 की बात करते हैं। सुबह के 7:45 पे शाम के 7:45 से आप क्या करोगे, 12 घंटे और ऐड कर दोगे भाई। तो 24 में 12 को ऐड करो, टोटल कितने घंटे हो गए, 36 आवर हो गए हमारे अब तक। लेकिन जो ट्रेन है वो कब पहुंची है, 11:45 पर, ना कि 7:45 पे। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हो गया, इसको 4 घंटे और हो गए ना, 7 4 11, और ये भी 45 मिनट है, ये भी 45 मिनट है। तो 36 में 4 को जोड़ दो तो हमारा टोटल टाइम कितना आ गया, 40 घंटे। यानी कि इसको
गुजरात से नागरकोइल पहुंचने में कितने घंटे का समय लिया ट्रेन ने? 40 घंटे का समय लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा टाइम कितना आया? टाइम टोटल लग रहा है हमारा 40 आवर, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 2120 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 2120 डिस्टेंस हो गई और टाइम हो गया 40 आवर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 212 को कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपका 53। तो ऑप्शन में देख लो 53 कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन में। तो दैट मीन्स हमारी ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या थी? 53 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शंस आर सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यामणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। अब इनमें से आप बताइए कौन सी वेट लिफ्टर है? तो आपको पता होगा सुनीता विलियम जो है स्पेस से रिलेटेड है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की फर्स्ट महिला थी, पहली महिला थी बछेंद्री पाल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वेट लिफ्टर का, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है फोर्थ, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट? इनमें से रूट का ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास बीट रूट, पटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर या फिर स्वीट पटैटो, रेडिश, टर्मरिक और कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो तीन ऑप्शन दिए हुए ना, तीनों ही हमारे रूट के ऑप्शन होना चाहिए, उनमें से कोई एक भी बिना रूट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब आई होप थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन में, क्योंकि सारे हमें लग रहे होंगे कि सब तो रूट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ रूट होते हैं और कुछ स्टैम होते हैं, यानी कि लगता है हमें रूट है लेकिन वो अंडरग्राउंडेड स्टैम होते हैं, रूट नहीं होते। तो अगर हम बात करें बीट रूट की, तो बीट रूट हमारा रूट होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, बीट रूट रूट होता है, लेकिन जो पटैटो है ना, ये पटैटो रूट नहीं होता, ये स्टैम होता है, लेकिन अंडरग्राउंडेड स्टैम होता है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड देखते हैं कैरेट। कैरेट हमारा रूट होता है, ओके, लेकिन टर्मरिक और जिंजर रूट नहीं होते, ये स्टैम ही होते हैं लेकिन अंडरग्राउंडेड स्टैम होते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। थर्ड इज स्वीट पटैटो, रेडिश एंड टर्मरिक। तो अभी मैंने बताया टर्मरिक तो हमारा रूट होता ही नहीं है, स्टैम होता है अंडरग्राउंडेड। तो हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन बचा? फोर्थ वाला, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट जो है तीनों ही हमारे रूट होते हैं। ध्यान रखना, बीट रूट या फिर स्वीट पटैटो जो है हमारे रूट होते हैं, लेकिन जो पटैटो होता है ना, ये स्टैम होता है, अंडरग्राउंडेड स्टैम होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन आपको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो आई थिंक अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डेजर्ट ओक इज ट्री विच इज फाउंड इन? रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शंस में दिया हुआ है हमें आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑफ राजस्थान या फिर डेजर्ट ऑफ यूएई। अब आप बताइए यहाँ पे डेजर्ट ऑफ कहाँ पे पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। ये जो डेजर्ट ओक नाम का ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत बड़ा ट्री होता है और जितना ये ऊपर दिखता है ना, उससे 30 टाइम जो है ये अर्थ के अंदर होता है, इसकी डीप रूटेड होता है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ नोट कर लो जो मैं बता रही हूँ, डीप रूटेड होता है। और इसका जो ट्रंक है ना, वो तब तक नीचे तक जाता है जब तक वो क्या करने लगे, इसकी जो रूट है नीचे तक तब तक जाती है तब जब तक वो पानी को ना छूने लगे ज़मीन के अंदर, इतना अंदर तक ये होता है। उसके बाद जो इसके ट्रंक होता है उसमें ये पानी को कलेक्ट कर लेता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसको पाइप की हेल्प से उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, डेजर्टेड ओक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके मैंने फीचर्स भी बता दिया आपको, डीप रूटेड होता है और पानी को अपने ट्रंक में स्टोर कर लेता है, ताकि वहाँ के लोग उस पानी को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम हो सकता है कि बाकी के आपको फीचर्स दे दो और पूछे ये कौन सा ट्री होता है, इसलिए मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपथीन्स
अ प्लांट विच हंट। नेपथीन्स का मतलब बेसिकली होता है आपका एक पिचर प्लांट, जो घड़े के आकार का एक पौधा होता है, उसको नेपथीन्स बोलते हैं। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय एंड इंडिया। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, इसकी जो आकार है वो घड़े के आकार का होता है। द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, और इसका जो मुंह है वो पत्ती से ढका हुआ होता है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट, और ये सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स को ही खा सकता है, ट्रैप कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन, इट एमिट्स अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। तो एक बार देख लेते हैं पिचर प्लांट होता क्या है। देखो इस टाइप का ये होता है पिचर प्लांट। इसकी जो शेप होती है घड़े के आकार की होती है, और जो मुंह होता है ना, ये जो लीफ दिख रही है ना, इससे इसका मुंह क्या रहता है, कवर रहता है। फिर जब इंसेक्ट इसके पास आते हैं ना, तो ये खा लेता है उनको, और फिर इसका मुंह बंद हो जाता है और वो उसमें क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, घड़े के आकार का है, पत्ती से इसका मुंह ढका हुआ रहता है। और ये सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स को ही नहीं खाता है, बल्कि ये मेंढक जो होता है आपका, या माइस यानी कि चूहा जो होता है, उसको भी खा लेता है। तो सिर्फ छोटे इंसेक्ट को नहीं खाता है, बड़े इंसेक्ट को भी ये खा लेता है। उसके बाद ये पाया जाता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में भी पाया जाता है, इंडिया के। और ऐसी स्मेल ये छोड़ता है जिससे कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं और इसके पास आने को मजबूर हो जाते हैं। फिर जब वो इसके पास आ जाते हैं ना, इसके मुंह की तरफ जाते हैं, तो ये लीफ क्या है, कवर हो जाती है और वो उनको ढक लेता है और ट्रैप कर लेता है। तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ध्यान रखना, स्मेल प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्टिंग सी स्मेल प्रोड्यूस करता है ये। अब ऑप्शंस को देखते हैं अपने। ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास, यहाँ पे देखो इसने फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला था, फर्स्ट स्टेटमेंट में, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। तो ये मैंने भी बताया, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, तो ये भी ट्रू है, अभी हमने देखा है इसकी पिक्चर में। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट, तो ऐसा नहीं है, ये बड़े बड़े इंसेक्ट्स को भी खा लेता है, लाइक चूहा हो गया आपका, मेंढक हो गया। It emits a pleasant sound to attract small insects which get trapped and cannot get out। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ये स्मेल प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्टिंग सी स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। सही कौन से हैं, ए एंड बी। अब ये दोनों किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं हमारे पास, ए एंड बी ओनली, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फीचर्स ध्यान रखना, आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज डांडी शी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। जो आपका डांडी के समुद्र तट जो है कहाँ पर स्थित है, जहाँ से प्रसिद्ध यात्रा की थी गांधी जी ने, जो डांडी मार्च निकाला था, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात से शुरू की थी गांधी जी ने अपनी डांडी यात्रा, तो वहीं पर डांडी सी शोर जो समुद्री तट है आपका स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, हाई फीवर विद शिवर विच कैन ट्रीटेड विद अ बार्क ऑफ सिंशोना ट्री इज। हाई फीवर आता है आपको शिवरिंग के साथ, कपकपी के साथ, जो कि सही किया जाता है बार्क ऑफ सिंशोना ट्री की। सिंशोना नाम का एक पेड़ होता है जिसकी बार्क से या छाल जो होती है उसकी, इससे ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। तो वो ये कौन सा बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है या फिर डेंगू होता है। तो ये जो फीवर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं। जो मलेरिया है इसमें क्या होता है, इंसान को बहुत कपकपी देके बुखार आता है, शिवरिंग जो इन्होंने लिखा है ना, कपकपी से बुखार आता है और बार बार आता रहता है, जल्दी जल्दी बुखार आता रहता है। और फिर उसके बाद जब बुखार उतर जाता है ना, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत स्वेटिंग होने लगती है इंसान को। और जो मलेरिया है ये किसके काटने से फैलता है, ये फीमेल मच्छर के काटने से फैलता है, इतना हमें पता है। फीमेल एनोफेल्स के काटने से फैलता है, एनोफेल्स। एक मिनट, ये आया नहीं यहाँ पे पूरा। फीमेल एनोफेल्स नाम की एक मच्छर होती है, उसके काटने से ये फैलता है। एक ये मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान को काट लेती है, फिर उसके बाद से आके किसी दूसरे पर्सन को कट करती है, तो उसकी बॉडी में भी ये
इन्फेक्शन चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत कपकपी देके बुखार आता है और इसका जो ट्रीटमेंट है किससे किया जाता है, बार्क ऑफ सिंशोना ट्री से किया जाता है या फिर ड्राइड पाउडर से सिंशोना ट्री के किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया मलेरिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। और ये चीज़ और ध्यान रखना, जो ये इन्फेक्शन कैरी करती है ना अपने साथ, ये कहाँ पर होता है, इसके सिलेवरी ग्लैंड में होता है, मच्छर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स, एक डॉक्टर रहता है एक्स पर, एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, और उसका हॉस्पिटल वाई पर है। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल, कोई सीधा रास्ता नहीं है उसके घर से उसके हॉस्पिटल तक जाने के लिए। सो द डॉक्टर गोज टू ए विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स, मतलब डॉक्टर शुरू कर रहा है चलना अपने घर से और वो ए तक पहुंच रहा है जो कि ईस्ट में है उसके घर से 600 मीटर की दूरी पर। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाओ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाओ। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर आप नहीं बनाओगे ना तो डेफिनेटली गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को। अब जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है ना पर्सन, उसको यहाँ सेंटर में मान लो, ओरिजिन पर, ठीक है। अब ये सपोज डॉक्टर का घर है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया क्योंकि एक्स ही बोला है यहाँ पे। अब इसने बोला कि ईस्ट की तरफ जा रहा है 600 मीटर, तो सपोज यहाँ तक आ गया वो 600 मीटर चल के, और ये पॉइंट हो गया हमारा ए। ये कितना आया, 600 मीटर चल के आया यहाँ से लेके यहाँ तक 600 मीटर, पॉइंट ए तक ईस्ट में आया था तो हम ईस्ट की तरफ चले गए। उसके बाद बोल रहा है देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, फिर ये साउथ में आ रहा है, ए से ए के साउथ में आ रहा है, कितना चलकर 450 मीटर। तो साउथ कहाँ है भाई, नीचे की साइड है ना, हम नीचे की साइड आ गए और पहुंच गए बी पर। फिर इसने बोला देन टू सी, फिर सी पर चल रहा है विच इज 120 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, बी के वेस्ट में सी है जो कि 120 मीटर दूर है। तो ये देखो डिस्टेंस 600 मीटर है, तो यानी कि जो सी की डिस्टेंस है वो तो यहीं कहीं हो जाएगी, सी जो है 120 मीटर दूर है बी से, ये 120 मीटर हो गया। अब आगे ये बोल रहा है एंड रीचेस टू हॉस्पिटल वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ सी, फिर ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा अपने हॉस्पिटल वाई पर जो कि 90 मीटर दूर नॉर्थ में है सी के। अब बी, ये देखो सी यहाँ पे, सी का नॉर्थ कहाँ होगा, नॉर्थ किधर है, ऊपर की साइड है ना, तो सी के ऊपर की साइड आप जाओगे 90 मीटर, ये आपको मिल गया हॉस्पिटल इनका। ओके, हॉस्पिटल मिल गया डॉक्टर का, फाइनली ये पहुंच गया। अब बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस इज, अगर डॉक्टर के हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसके घर के डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये हॉस्पिटल है वाई पे और ये उसका घर है। अब इसके घर तक अगर हम डायरेक्शन देखें यहाँ पे, तो देखो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ में है और इधर फिर सीधे नॉर्थ में तो नहीं है ना, नॉर्थ के बाद वेस्ट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। या फिर आप पहले बोलो कि वेस्ट में जाना पड़ेगा फिर नॉर्थ में जाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। इस क्वेश्चन को खुद से करना फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक बार समझ लो यहाँ पे फिर इसको खुद से करो। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये ग्राफ बना लिया करो, तभी ये हमारे क्वेश्चन ठीक से हो पाते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तब जाके। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, आपने ईस्ट का वेस्ट कर दिया, वेस्ट का ईस्ट कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इधर राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर की साइड नॉर्थ और नीचे की साइड साउथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोल रहा है, छेरवा इज़ द डांस फ्रॉम द पीपल ऑफ, जो छेरवा नाम का डांस होता है वो कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के या फिर मेघालय के। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जो आपकी डांस होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, तो छेरवा डांस जो करते हैं कहाँ के लोग, मिजोरम के लोग इसको करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला या फिर आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो जब हमने मैप प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन किया था, जब एक अलग से सेशन लिया था मैंने मैप प्रैक्टिस का, वहाँ पे मैंने सारे करवाए थे क्वेश्चन जो भी आपके नेबरिंग स्टेट से रिलेटेड आते हैं और मैप से रिलेटेड आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी करवाया था मैंने कि तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु के। तो आई होप जितना भी आज हमने करा है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने डीपली डिस्कस किया आपके साथ, और उससे रिलेटेड आप 3-4 क्वेश्चन और फ्रेम कर सकते हो वहाँ से। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो। एंड वन मोर थिंग, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन फील हो और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे सेक्शंस लेके आती रहूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।